नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोग के लिए गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आपके टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एकदम फटाफट तरीके से देखेंगे, ये आपके अंतिम पड़ाव की तैयारी है। आई होप आप लोगों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो आप लोग अपना देखिए कितना तैयारी हो चुकी है, कमेंट करके बताइएगा कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 4 का प्रयोग गणना संख्या भाव से हुआ है? देखिए इसमें ये संख्या 4 का गणना भाव से किसमें से हुआ है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इस इमारत की चौथी मंजिल पर मेरा कार्यालय है। प्रतियोगिता में मेरे पुत्र चौथे स्थान पर हैं। इस पुस्तक का चौथा अध्याय बहुत रुचिकर है। इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया है। प्रश्न क्या बोला है? संख्या 4 का प्रयोग गणना संख्या के आधार पर हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में 4 टीमों ने भाग लिया है। यहाँ पे गणना के रूप में हुआ है, बाकी जगह गणना के रूप में नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है? बोला है गणितीय संक्रियाओं सिखाने के लिए कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है, उसको पहचानना है। चुनी गई समस्याएं वास्तविक होनी चाहिए। छोटी संख्याओं वाले सरल उदाहरणों को पहले लेना चाहिए। विद्यार्थियों को कलन विधि, कलन जिसको एल्गोरिदम विधि कहलाता है, के चरण समझाने के लिए मूर्त सामग्री की सहायता ली जा सकती है। प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व दिया जाना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। देखिए, जो नहीं है बोला है तो नहीं है, तो वो क्या है? प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व दिया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बाकी जो आपका 3 ठो है वे तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर तीसरा। एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों को योग संख्या के बराबर आता है। इसमें से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है बोला है, प्रश्न अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन इस तरह से 6, 48, 28 या 496। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी है, जो है 48 जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर समझ के उसको आंसर कर लीजिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव एक अभाज्य संख्या होता है। कौन सा सही है बोला? देखिए 2 अभाज्य संख्या होंगी, भाज्य और अभाज्य पहले जानना जरूरी होगा। तो भाज्य अभाज्य जैसे वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, है ना, ये एक तो एक और एक स्वयं, है ना, ये 2 गुणनखंड जिनके होते हैं वे अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं, है ना। तो अभाज्य संख्याएं जैसे 2 और 3 है, या फिर तो ये दोनों को जोड़ोगे तो 5 आएगा, तो सदैव बोला है तो सदैव नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे 5 और आपका 7 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 5 और 7 भी क्या है? दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन 12 क्या है? अभाज्य है क्या? 12 नहीं है। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। आगे देखिए, एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, बिल्कुल सही है। एक भाज्य संख्या जो है विषम संख्या हो सकता है, जैसे कि आपका देख सकते हैं 9। ठीक है, 9 क्या है? भाज्य संख्या है ना। तो 9 एक विषम संख्या भी है लेकिन भाज्य संख्या है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, पुष्ट करता है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। देखिए हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो आपका अभाज्य है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य, इसके अलावा जो भी सम संख्या आएगा वो केवल और केवल भाज्य ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। देखिए ये भी गलत है। एक क्या है? न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। एक केवल और केवल एक फैक्टर है। क्या है? केवल और केवल एक फैक्टर है। ये न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, ये केवल एक गुणनखंड होता है, एक, है ना, एक संख्या है केवल। तो देखिए दूसरा और तीसरा सही निकला, बाकी आपका पहला और चौथा गलत निकला। तो दूसरा और तीसरा जहां पे होगा वो सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको भाज्य भाज्य आता ही होगा, छोटी सी प्रक्रिया उसी का।
निम्नलिखित में से कौन से कक्षा में एक प्रभावशाली परिचर्चा का लक्षण है? यहाँ पे ऑप्शन ऊपर आ गया है। यह छात्रों को अपनी भ्रांतियों को स्पष्ट करने का अवसर देता है। यह प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी योग्यता दर्शाने का अवसर देता है। यह छात्रों के गणितीय चिंतन को विकसित करता है और उनमें गणित के प्रति भयमुक्त मनोवृत्ति की आत्मसात कराता है। ऑप्शन कूट में दिया हुआ है यहाँ पर इस तरह से, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, दूसरा इसमें से गलत है। एक बार देख लीजिएगा दूसरा क्या बोल रहा है। यह प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी योग्यता दर्शाने का अवसर देता है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी 1 और 3 सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, है ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ये है के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? बच्चे अधिगमकर्ता की विचार प्रक्रिया का विश्लेषण करना, या फिर बच्चे जो अधिगमकर्ता की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, बच्चे अधिगमकर्ता की विचार प्रक्रिया का अगणितीकरण करना, या फिर अधिगमकर्ता के समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बच्चे या फिर अधिगमकर्ता के विचार प्रक्रिया का गणितीय करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छठवां का। आगे देखते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। किसी कक्षा के 2 सेक्शनों में 18 और 24 विद्यार्थी हैं। प्रायोगिक कार्य के लिए इन विद्यार्थियों को अधिकतम समान माप वाले समूहों में विभाजित किए जाने वाले समूहों की संख्या कितनी हो सकती है, उसको बताना है। इस तरह से ऑप्शन है 3, 4, 6 या 7। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 7वां का हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 8वें नंबर के प्रश्न पर आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है 25, 22, 21 और 17 में कौन अभाज्य संख्या है? कौन सा संख्या है जो अभाज्य है उसको बताना है। देखिए, है ना, तो अभाज्य संख्या कौन संख्याएं होते हैं? जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक ठो एक और एक ठो स्वयं, है ना, ये 2 गुणनखंड होते हैं, वही अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो 25 का तो गुणनखंड बहुत से हो जाएगा आपका। 25 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? 25 का 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके 3 है, मतलब ये नहीं है। 22 का 1, 2, 11, 22 मतलब ये भी नहीं है। 17 का 1 और 17 केवल 2 ठो आ रहा है, मतलब यही है ना। 17 जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17 एक अभाज्य संख्या है। 21 है कि नहीं आप निकाल के देख सकते हैं। 21 1, 3, 7 और 21 हो जाएगा, है ना। 3 के पहाड़ा में भी आएगा, 3 से भी पूरी तरह से भाग जाएगा, 7 से भी पूरी तरह से भाग जाएगा और 21 से भी पूरी तरह से भाग जाएगा। तो ये उसके गुणनखंड है। गुणनखंड निकाल के आप भाज्य भाज्य ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए 9वें नंबर के प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से रचनात्मक कक्षा के गुण हैं? छात्रों को पाठ्यपुस्तक के अभ्यास में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहना, वास्तविक जीवन के संकल्पनाओं और समस्याओं को संबंधित करना, कक्षा के क्रियाकलापों के दौरान छात्रों के अंतः क्रियाओं को सुसाध्य करना, छात्रों से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका जो आंसर है वो कूट में दिया हुआ है, कौन सही होगा उसको देखना है आप लोगों को। तो जो सही हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी है, 2 और 3, है ना। दूसरा और तीसरा जो है सही है, बाकी गलत है ना। देखिए यहाँ पे दूसरा और तीसरा निम्न में से कौन से रचनात्मक कक्षा के गुण है बोला है, तो वास्तविक जीवन के संकल्पनाओं और समस्याओं से संबंधित करना और छात्रों से 2 और 3 कक्षा के क्रियाकलापों के दौरान छात्रों की अंतः क्रियाओं का सुसाध्य करना, है ना। 2 और 3 से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए 10। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के गणित की चिंता के कारणों में से एक कारण नहीं माना जाता है बोला है। ठीक है, इसमें देखिए गणित की परीक्षा में निम्न स्तरीय उपलब्धि, कक्षा के शिक्षण अधिगम की अनुभव, या फिर गणित की अमूर्त प्रकृति, या फिर लैंगिक अंतर, जेंडर में अंतर, है ना। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जेंडर अंतर, है ना, लैंगिक अंतर, ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणित की प्रयोगशाला के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? गणित की प्रयोगशाला के लिए कौन सा अत्यधिक उपयोग है उसको देखना है। यह चिंतन, विवेक, तार्किक क्षमता और समस्या समाधान करने के स्वभाव को विकसित करने में सहायक होती है। गणित की प्रयोगशाला में मूर्त पदार्थों की शिक्षार्थियों को आसानी से दिया जा सकता है। गणित की प्रयोगशाला शिक्षार्थियों के मौखिक कौशल को सुधारती है। यह परियोजना पर आधारित अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करती है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 1 है। यह चिंतन, विवेक, तार्किक क्षमता और समस्या समाधान करने के स्वभाव को विकसित करने में सहायक होती है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बाघ पानी में बिना रुके कितने किलोमीटर तक दौड़ सकता है। देखिए बाघ पानी में बिना रुके कितने किलोमीटर, 4, 5, 6 या 7। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 किलोमीटर तक पानी में भी दौड़ सकता है। ठीक है, बाघ पानी में बिना रुके 6 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। आरक्षित रेल टिकट पर ट्रेन के बारे में कौन सी जानकारी नहीं मिलती है, नाम, लागत, यात्री या फिर ट्रेन नंबर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लागत नहीं मिलती है बोला है, तो नाम रहेगा, यात्री की दूरी रहेगा, ट्रेन और लागत भी मिलती है, ट्रेन नंबर भी मिलता है। यहाँ पे इस प्रश्न को स्किप कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे लगभग सभी मिलता है लग रहा है। लागत तो रहेगा, कितने रुपए लगा है ना, नाम नहीं रहता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, वहाँ पे नाम नहीं लिखा होता है। आई थिंक इसको एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मधुमक्खियों के एक छत्ते से औसत कितना शहद प्राप्त किया जा सकता है। मधुमक्खी के छत्ते से कितना शहद प्राप्त किया जा सकता है, 12 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 14 या फिर 18। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 किलोग्राम अधिकतम प्राप्त किया जा सकता है, 12 किलोग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है। ये कैलकुलेशन है। आगे देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भाज्य आप लोगों ने सीखा होगा, 1, 2, 3 और 4 में कौन छोटी है, सबसे अभाज्य संख्या है, तो आपका 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें एक क्या है, तो एक ना तो संख्या है, ना तो भाज्य है, ना ही अभाज्य है, यह एक संख्या है। ठीक है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। आगे देखते हैं, यही केवल 15 प्रश्न थे। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो 2 दिन आपको और मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। नमस्कार, धन्यवाद।